नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव खत्म हो गए और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी जगहों से शांतिपूर्ण मतदान की ही खबरें आई हैं। चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन असली घमासान अभी बाकी है, क्योंकि कभी चुनाव को लेकर, कभी जनता की समस्याओं को लेकर, तो कभी नेताओं की हरकतों के कारण एनडीए और इंडिया गठबंधन बार बार आमने सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों का हाल तो आपने देख ही लिया। इसके बाद यह भी सबके सामने है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, किस तरह कभी दुर्घटनाओं को लेकर, तो कभी महंगाई को लेकर, या कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बीजेपी सरकार के प्रशासन की नाकामी पर इंडिया गठबंधन सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी के हाथरस और मणिपुर दौरे पर बीजेपी जितनी परेशान रही, वो इसी वजह से क्योंकि जनता के सामने उसकी पोल खुल गई। राहुल गांधी दिल्ली में लोको पायलट से भी मिले थे, आपको याद होगा, और उनकी वर्किंग कंडीशंस को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे राहुल गांधी, जिसके बाद अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जवाब आया है और जवाब उनको देना पड़ा राहुल गांधी के सवालों का। और राहुल गांधी के लोको पायलट से मिलने के बाद अश्विनी वैष्णव ने जो बातें कही हैं, जरा स्क्रीन पर ले आते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। अश्विनी वैष्णव यहां साफ साफ कह रहे हैं कि लोको पायलटों के ड्यूटी घंटों की सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है। सफर के बाद आराम करने की पूरी सुविधा है। ड्यूटी के घंटे निर्धारित होते हैं। इस वर्ष जून माह में, यानी बीता हुआ महीना जून माह में 8 घंटे से भी कम औसत ड्यूटी है। केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा की अवधि निर्धारित घंटों से अधिक होती है। ये कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री हैं। तो रेल मंत्री जिस तरह जवाब देने पर मजबूर हुए हैं, उसी से इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत का पता चलता है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर लोको पायलट्स के बारे में गलत खबर देने का आरोप भी लगाया है, लेकिन इन आरोपों का जवाब भी सरकार को ही देना होगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने के दावे तो मणिपुर के बारे में भी किए जाते रहे हैं, आप याद कीजिए। लेकिन सच्चाई क्या है और क्यों राहुल गांधी को मणिपुर बार बार, यानी 3 बार वहां जाना पड़ा है? इधर बीजेपी और एनडीए के नेताओं के बयानों और कामों से भी एनडीए घिरता जा रहा है। आपको पता होगा कि दालों की कीमत, जी हां, वही खाने वाली जो दाल है, तो दालों की कीमत पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने जो बयान दिया था, उस पर बीजेपी कैसे घिर गई है। दाल कहीं भी 100 रुपए किलो से ज्यादा की नहीं मिल रही है, ऐसा कहने वाले मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी उत्तर प्रदेश को, उनको अब न्यूज चैनल वाले पूरी रेट लिस्ट दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कहां कितनी महंगाई है और दाल की कीमत कितनी है। और इसी तरह बिहार में आंतरिक ढांचे को लेकर जो ढीला ढाला रवैया सरकार और प्रशासन का चल रहा है, उसकी एक अनोखी तस्वीर आज सामने आई है, जहां नीतीश कुमार इंजीनियर के पैर छूने की बात करने लगे। यह वीडियो जरा आपको पहले दिखाता हूं। नीतीश कुमार इंजीनियर की तरफ भागे भागे जाते हैं और बोलते हैं, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। पैर छूने की बात, और इंजीनियर साहब जो हैं वो पीछे हटते हैं। जरा क्या कुछ चल रहा है, आखिर क्यों नीतीश बाबू बार बार पैर छूने लगते हैं, कभी प्रधानमंत्री के तो कभी इंजीनियर साहब के? देखिए जरा नीतीश बाबू को। सामने हटिए ना, हटिए ना यार, आप अरे भाई सामने से हटिए, हटो, हटो, इधर आ रहे हैं। अरे इधर लाइन पकड़ के लाइन है, इधर आओ ना, हटिए, हटो, सर आगे, चलो बोलो, देगा ना हिस्सा लगला भी। सूरज विक्रम जी दिसंबर 2024 तक लेके जाने के। तो दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार अधिकारियों से मिन्नतें करते हुए दिख रहे हों। इससे पहले भी पुल गिरने के मामले में वो अधिकारी से कह रहे थे कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, काम जल्दी करवाइए। और अब इस पर तेजस्वी यादव ने करारा जवाब पोस्ट किया है और ट्विटर पे या एक्स पे
ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। एक बड़ा ट्वीट है, लंबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण यह है कि एक कर्मचारी तक, अधिकारी तो छोड़िए, मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता, यह विचारणीय विषय है। हालांकि इसमें अधिकारी व कर्मचारी व अधिकारियों का अधिक दोष भी नहीं है। एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 सीट वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जब शासन में इकबाल खत्म हो जाए और शासक में आत्मविश्वास न रहे, तब उसे सिद्धांत, जमीर और विचार किनारे रख ऊपर से लेकर नीचे तक बात बात पर ऐसे ही पैर पड़ना पड़ता है। बहरहाल हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहार वासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। बिहार में नीतीश की कमजोरी दोस्तों, यानी बीजेपी का पत्ता साफ होता दिख रहा है। यह बात यहां पर इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू कितने कमजोर हो चुके हैं, क्यों बार बार नीतीश बाबू को पैर पकड़ना पड़ रहा है अपने ही अधिकारियों कर्मचारियों के। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पकड़े तो चलिए थोड़ा लगता है कि वो प्रधानमंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री हैं और एक दूसरे के साथी सहयोगी हैं, हालांकि वहां भी थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जब आप अधिकारियों और कर्मचारियों के पैर पकड़ने लगे तो क्या आप इतने असहाय हैं? इसलिए बिहार में नीतीश की कमजोरी यानी बीजेपी का पत्ता साफ होता दिख रहा है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, सरकार से हालात संभल नहीं रहे हैं और एनडीए से सहयोगी नहीं संभल रहे हैं। जबकि राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचने की खबर से इंडिया गठबंधन में नया जोश देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा कि 13 और 14 तारीख को राहुल गांधी महाराष्ट्र में पुंडरगढ़ पहुंच रहे हैं और वहां से 2 दिन वहां रहेंगे और वहां एक कहे कि एक नया जोश भर सकते हैं महाविकास अघाड़ी में राहुल गांधी, क्योंकि चाहे एनसीपी हो या शिवसेना उद्धव गुट हो, ये दोनों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब राहुल गांधी की तरफ देखने लगे हैं। और खासकर अभी पिछले दिनों एक घटना और घटी थी, हिट एंड रन का मामला सामने है और हिट एंड रन के मामले में जिस तरह शिवसेना और कांग्रेस ने शिंदे सरकार को घेरा है, उसी से साफ समझ में आ रहा है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनावों में, जो महाराष्ट्र में चुनाव होना है, उसमें जब इंडिया और एनडीए आमने सामने होंगे तो किसका पलड़ा भारी होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन चुनावों की दूसरी बाजी में भी आगे रहने वाला है। क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर आमने सामने, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जो है ये दोनों आमने सामने हैं, और इस एक बार फिर का मतलब क्या है। आइए इन सब के बारे में अब हमारे तमाम साथी, वरिष्ठ साथी, पैनलिस्ट साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सब के बीच चलते हैं, उनसे इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, धनंजय कुमार जी मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथ, और प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब आपसे जरा समझूं, उपचुनाव हो गया आज, अभी हालांकि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर अभी उपचुनाव होना है, ऐसे और भी कई राज्यों में लगभग 20 सीटें हो जाएंगी फिर से जो उपचुनाव होंगे, लेकिन 13 सीटों पर आज उपचुनाव हुए हैं और यहां पर यह माना जा रहा है कि यह उपचुनाव सीधे लोकसभा चुनाव के बाद की पहली कड़ी, लेकिन यहां अगर किसी की जीत होती है तो वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, किसी की हार होती है तो वो पिछड़ता हुआ दिखाई देगा। अमूमन होता भी यही है, लेकिन चूंकि अभी केंद्र की हालत जो है, केंद्र की सत्ता पर एनडीए है काबिज, लेकिन एनडीए क्या सचमुच इंटैक्ट है? क्या गांठ या गठजोड़ जो है इतना मजबूत है फेविकोल की तरह?
कि यहां से टूटेगा नहीं, और ये जो उपचुनाव है वो कितना असरकारी हो सकता है उस रिजल्ट के बाद। 12 तारीख को रिजल्ट आना है और 12 तारीख को ही शाम तक रिजल्ट, शाम के बाद रिजल्ट 13 को लगभग आ जाएगा जो महाराष्ट्र में चुनाव है उसका भी। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बारी भी आएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जरा आपसे पहला कमेंट। देखिए डॉक्टर साहब, जो राज्यों के विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं उनको लेकर एक मान्यता हमेशा से रही है, एक परंपरा सी बन गई है कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है आमतौर पर उपचुनाव वो पार्टी जीत जाती है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले का जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहां आज मतदान हुआ है। बहुत ज्यादा फर्क उस नतीजे से नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी तो कांग्रेस यहाँ बहुत बुरी गति से होकर गुजरी है। पूरी 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गई थी। विधानसभा में भी नवंबर 2023 में बीजेपी ने शानदार यहाँ प्रचंड जीत दर्ज की थी। तो उस एक सीट से बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश का सिर्फ उदाहरण लेकर चले तो वो कमलनाथ नकुलनाथ के अपने संसदीय क्षेत्र की सीट है, तो एक बार उनकी खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। वे लोकसभा चुनाव हार चुके हैं नकुलनाथ अभी। बाकी राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है कि जो विधानसभाओं के उपचुनाव हैं अगर वहां सत्ताधारी पार्टी चुनाव हारती है तो उसका संकेत आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उसके लिए असहज करने वाला होगा। लोकसभा चुनाव चूंकि अभी अभी खत्म हुआ है तो जनता का जो मानस है वो अभी मोदी विरोधी है, बीजेपी विरोधी। लेकिन इसकी एक बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, उस पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र में अब 3-4 महीने बचे हैं विधानसभा के पूरे चुनाव होने में, इसलिए बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वहां अगर महाविकास आघाड़ी उपचुनाव में जीतती दिखाई देती है तो अब लोकसभा में विधानसभा चुनाव में उसका हौसला बढ़ जाएगा जी। अब जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के यानी नरेंद्र मोदी के सहयोगियों के फेविकोल वाले गठजोड़ का है, वो अभी तो नहीं दिखाई देता। ये गठजोड़ कितना कमजोर है इसकी बानगी अभी इस बजट सत्र में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों बड़े जो सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं भी हैं। उन्हें अपने राज्य में अपनी पार्टी बचानी है, वहां अपने जो मतदाता है उसका जो अपना वोट बैंक है उसको संतुष्ट रखना है, उसकी उम्मीदों के मुताबिक राजनीति करनी है। और उन दोनों ही नेताओं का, जिनका अभी आपने एक दृश्य दिखाया जो इंजीनियर के पैर छूने के लिए बढ़ रहे थे जी, वे और चंद्रबाबू नायडू फिलहाल कम से कम इस पायदान पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लालायित नहीं है, क्योंकि वे ये जानते हैं कि अगर इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ जाकर अगर प्रधानमंत्री बन भी गए तो उनका कुर्सी पर रहना और उनकी सरकार इसी तरह डामाडोल रहेगी जैसे इस वक्त एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसलिए बेहतर ये होगा कि अपने अपने राज्य, अपने अपने सूबों को बचाकर रखें। अपनी सूबेदारी बची रहेगी तो केंद्र की राजनीति में दखल देने लायक रहेंगे, वरना जो हाल बीजू जनता दल का हुआ है नवीन पटनायक का, जो हाल वाईएसआर वाले जगन मोहन का हुआ है, वही हाल इन दोनों का अगर हो गया तो अपने राज्य में ही किसी लायक नहीं बचेंगे तो केंद्र में क्या भूमिका अदा करेंगे। मुझे लग रहा है अभी हमें 20-22 तारीख को बजट सत्र जब शुरू होगा, शायद 22 तारीख को होना है, तो इन दोनों राज्यों की जो बड़ी मांगे हैं डॉक्टर साहब, जो खास विशेष पैकेज मांग रहे हैं 48,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, उन मांगों को लेकर नरेंद्र मोदी का और एनडीए सरकार का क्या रुख होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बजट सत्र के बाद ये जो झूला झूल रही है सरकार वो उसकी पीगें और कितनी लंबी होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बजट सत्र में अभी इससे पहले आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू आए थे और लंबी लिस्ट देकर थमाकर गए हैं कि कितने रुपए चाहिए। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए उनको चाहिए अपने राज्य के लिए, और इतना पैसा अगर एक राज्य के लिए दे दे। और सबसे बड़ी चीज की बिहार को भी स्पेशल राज्य का स्टेटस चाहिए, दर्जा चाहिए, और आंध्र प्रदेश को भी चाहिए। और ये दोनों काम अगर नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं तो आगे इन दोनों राज्यों के जो मुखिया हैं इनकी
इनकी क्या गतिविधि होगी, इनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब देखना होगा। आने वाले समय में हम सब देखेंगे। लेकिन डामाडोल स्थिति नरेंद्र मोदी की हमेशा अभी पहले दिन से, जिस दिन से 9 तारीख से शपथ लिए हैं और कल 9 जुलाई को 1 महीने हो गए, और इन 1 महीनों में साफ साफ दिखाई दे रही है क्या संभाले क्या न संभाले। लेकिन इन सब के बीच उपचुनाव आज हुए हैं। पहला उपचुनाव यानी चुनावों के बाद, लोकसभा चुनावों के बाद पहला उपचुनाव 13 सीटों पे, 7 राज्य 13 सीटें। उनमें से यह माना जा रहा है कि लगभग 9 सीटें तो इंडिया गठबंधन जीत सकता है। 4 सीटें पश्चिम बंगाल की, 3 सीटें हिमाचल प्रदेश की, 4 3 7, 1 सीट पंजाब की 8 और 1 सीट तमिलनाडु की 9। ये 9 सीटें जो हैं ये इंडिया गठबंधन जीतता हुआ कहा जा रहा है। उसके बाद 1 सीट बिहार रुपौली, जहां बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं, पप्पू यादव उनके चुनाव प्रचार में गए थे वो। उसके अलावा अभी आप बता रहे थे मध्य प्रदेश का हाल। तो ऐसी कुछ सीटें हैं, 4 सीटें और बचती हैं, और जहां हो सकता है कि वहां भी इंडिया गठबंधन बाजी मार ले। और अगर ऐसा होता है कि इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन बाजी मार लेता है, अगर यहां 50 नहीं 60 और 40 का मामला भी बन जाता है, तो आगे की गतिविधियां और उसमें एनडीए का मनोबल कहां रहेगा, यह सब भी समझना जरूरी है। प्रशांत टंडन जी कैसे देखते हैं इन उपचुनावों को? इसके बाद फिर 10 सीटों पर, खासकर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं, उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश गए तो सब यही कह रहे हैं कि वो तो तैयारी करने के लिए गए। हाथरस में घटना घटी, उसमें भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। आखिर वो भोले बाबा नाम का जो क्या बोलेंगे उसको, मैं नहीं जानता किन शब्दों से इस्तेमाल किया जाए ऐसे लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सारी बातें आ रही हैं। जबकि राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस पहुंचने वाले सबसे पहले नेता हैं। उस लिहाज से भी तो जरा उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे बाद में जाएंगे, मगर ये जो उपचुनाव है इसका कितना असर आप देखते हैं, ये जो अभी ऑनगोइंग सरकार है और अभी सरकार बनी है उस पर? प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, ये उपचुनाव है तो विधानसभा के, और ज़्यादातर उपचुनाव जो हैं वो इंडिया गठबंधन के भूगोल में हो रहे हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वेस्ट बंगाल है, या फिर तमिलनाडु है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का इसमें अपर हैंड रहेगा। लेकिन अगर इन उपचुनाव में बीजेपी को सफलता नहीं मिलती है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, और बड़ा मैसेज ये जाएगा कि जो बीजेपी की हार हुई है, यानी बहुमत से पीछे रह गए, वो जो राय है पूरे देश में उसका कंसोलिडेशन हो रहा है, वो और पुख्ता हो रही है, और इसका सीधा असर बीजेपी के मनोबल पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के मनोबल पड़ेगा, विपरीत मनोबल दोनों जगह पड़ेगा। और दूसरा, इसका असर दिखाई देगा आने वाले विधानसभा चुनावों में जी, कि ये जो कंटिन्यूटी है ये जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के 10 चुनाव कब होंगे नहीं कह सकते, लेकिन जल्दी होने चाहिए। वो उन 10 चुनाव में तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे वो सीटें कम उनकी होती हैं पिछली बार से, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पे राजीव जी जो हो रहा है उसका भी असर इन उपचुनाव में पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, जैसा हम लोग चर्चा कर चुके बार बार, प्रधानमंत्री अभी भी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री जैसे नहीं की है। यानी कोई घोषणाएं नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भविष्य का रोड मैप नहीं है, समस्याएं बढ़ी हैं जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी, अभी आपने चर्चा की, पुल रोज एक बह रहा है बिहार में। तो बहुत सारी नई समस्याएं हैं, और प्रधानमंत्री उसमें सलूशन प्रोवाइड करते हुए नहीं दिखाई देते, बल्कि ये कहा जाए कि ये पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर की तरह से जो है उनका आचरण है। और अभी 2 दौरे तो विदेश के हो गए जी, 1 महीने के अंदर अंदर, अभी सरकार 1 महीने की है, और वो विदेश दौरे भी काफ़ी विवादास्पद हैं।
खासकर प्रधानमंत्री जब विदेश की धरती में जाकर ये कहे, वो भी रूस में, जो कि हमारा को ट्रैवलर रहा है बहुत से मामलों पे, चाहे खतरे की लड़ाई हो, चाहे वो बहुत सारे और मामले हो, और भारत और रूस की एक परंपरागत दोस्ती रही है। और वहां पे जाके अगर आप ये कहें कि भारत में 2014 से पहले बड़ी निराशा थी, तो निराशा तो अब दिखाई दे रही है। नौकरियां नहीं है, 40 साल से बड़ा जो है वो सबसे भयानक बेरोजगारी है, महंगाई है, तो निराशा तो अब दिखाई दे रही है। इतने पेपर लीक कहाँ हो रहे थे 2014 से पहले? 2014 से पहले ना इतने पुल बह रहे थे, ना इतने पेपर लीक हो रहे थे। तो निराशा तो अब शुरू हुई है। 2014 के बाद से जिनके बिजनेस में घाटे हुए थे नोटबंदी के बाद, वो अभी भी रिकवर नहीं कर पाए। तो इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री को पार्टी पॉलिटिक्स विदेश की धरती में जाके नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग करें, विपक्ष के लोग करें तो बड़ा शोर मचता है, और प्रधानमंत्री जाके अगर पार्टी पॉलिटिक्स वहां पे कर रहे हैं, जो बातें उनको चुनावी रैली में करनी चाहिए वो विदेश की जमीन पे आप कर रहे हो, जी। तो बात ठीक नहीं। प्रधानमंत्री की गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं, और देश की गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश की गरिमा और आप जो काम कर रहे हैं विदेश की धरती पे जाकर, और 14 से पहले निराशाजनक माहौल था, तो अभी आशाजनक माहौल कैसे है? और 25 वर्षों के एक भारत और रूस के, हालांकि संबंध जो है बहुत पुराना है, 75 वर्ष से ज़्यादा का संबंध है, लेकिन मतलब आज़ादी के बाद भारत को के सामने यूएसएसआर जो था वो सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन पिछले 25 वर्षों के जो द्विपक्षीय जो संबंध रहे हैं, उस पर अगर भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलता है, तो वो पुरस्कार नरेंद्र मोदी का नहीं है, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री का है। ये बात नरेंद्र मोदी को समझना होगा। लेकिन खैर, आगे बढ़ें और आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास पहले, और फिर धनंजय जी के पास आऊंगा। सुनील शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं जरा इन उपचुनावों का कितना असर आप देख सकते हैं? उत्तराखंड की 2 सीटें और 1 सीट मध्य प्रदेश की, और 1 सीट बिहार की भी रख लें, 4 सीटें, लेकिन उसके अलावा बाकी सीटें 13 में से 9 सीटें वो बहुत मुश्किल में है। यहाँ पर एनडीए कह लें या बीजेपी कह लें, और यहाँ से क्या कोई असर? ठीक है, ये विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो है, लेकिन एक हौसला अफजाई के लिए भी ही सही, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ क्या बदलते हुए दिखाई देती हैं? यहाँ तो तिनके से कुछ हो जाता है। धन्यवाद राजीव जी। अगर इंडिया दल समूह उत्तराखंड में, बिहार में विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करता है, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा हाथ लगेगी। जो अन्य राज्य हैं, वो हिमाचल है, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे इन विधायकों का पार्टी से इस्तीफा दिलवा करके वहां पे सरकार गिराने की का भी प्रयास किया था। तमिलनाडु में एनडीए को कुछ नहीं मिलना मिलाना है, ये पहले से तय है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ताकत नहीं है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में कुछ नहीं कर पाई। पहले भी जो कुछ भी वो कर पाई थी वो अकाली दल के सहयोग से ही कर पाई थी। महाराष्ट्र की भी स्थिति है कि शिवसेना अगर उनके साथ नहीं है, और वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, कोई शिवसेना नहीं कि आप तोड़ करके ले आइए और वो शिवसेना आपके साथ हो जाएगी। तो वहां भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कुछ भी हासिल होने वाला है। लेकिन अहम चुनाव जो होने वाला है वह होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अभी 9 घोषित हैं। एक सीसामऊ का चुनाव, उसके बारे में अभी मामला न्यायालय में है, न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके आधार पर तय होगा। लेकिन जो 9 सीटें हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। दांव पर इसलिए है कि उसमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया था।
वो है खैर, गाजियाबाद शहर और फूलपुर। इसमें गाजियाबाद शहर को छोड़ करके जो बाकी विधानसभा सीटें हैं उसमें भारतीय खैर में जो जीत का मत अंतर है वो बहुत कम हो गया। और यहाँ जो फूलपुर की सीट है वहां लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। फूलपुर संसदीय सीट तो हारी ही हारी, उस संसदीय सीट का जो विधानसभा सेगमेंट है फूलपुर, जहां से वर्तमान विधायक उन्हीं को एमपी का चुनाव लड़ाया था बीजेपी ने, उनको समाजवादी पार्टी की तुलना के में काफी कम वोट मिले हैं। और वो चुनाव जीते भी बहुत कम मत से जीते थे विधानसभा का। और इस बार भी जब वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं कुल 7-8 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए हैं। तो खैर में, गाजियाबाद शहर में और फूलपुर, ये 3 विधानसभा सीटें ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा जहां पर है। मेरा अपना मानना यह है कि गाजियाबाद शहर को छोड़ करके कोई विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल हो। अब भारतीय जनता पार्टी का एक अन्य सहयोगी दल है निषाद पार्टी, जो मझवा विधानसभा क्षेत्र है, जो मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का अंग है। और एक सीट है मीरापुर, जो बिजनौर सीट का संसदीय क्षेत्र का की सीट है, वो विधानसभा सीट। मझवा में जो अनुप्रिया पटेल जी का जो जीत का अंतर था, माने जो बढ़त थी, वो केवल 1800 वोट की थी। जबकि विधानसभा के दौरान लगभग 30,000 से ज्यादा मतों से निषाद पार्टी ने जीत दर्ज किया था। विनोद कुमार बिंद जो भदोही संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वहां जीत का जो अंतर है वो बहुत कम हो गया था। खैर की भी स्थिति यही है, वहां पर 1000 का अंतर रह गया और फूलपुर की स्थिति वही रह गई। अब एक है मीरापुर की सीट। मीरापुर की सीट बिजनौर के संजय चौहान संभवतः, जो आरएलडी के विधायक थे वहां से, और वही बिजनौर संसदीय सीट से उम्मीदवार थे आरएलडी के, एनडीए गठबंधन के, और उन्होंने जीत दर्ज की। मीरापुर में भी जो मतों का अंतर है, जितने मतों से जीता था संजय जी ने, वह मतों का अंतर बहुत कम हो गया। वहां भी भारतीय आरएलडी का जो वोट है वो कम हुआ है। बाकी जो 4 सीटें हैं, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर और कुंदरकी, ये समाजवादी पार्टी की सीटें हैं। और इन चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ही शानदार बढ़त हासिल किया था, बहुत बेहतरीन बढ़त हासिल की। जो बढ़त उनको विधानसभा चुनाव में थी, वह बढ़त लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई पड़ी। तो इन शीश मऊ में जो कानपुर की सीट है, जहां पे इरफान सोलंकी का मामला चल रहा है, वो अभी मामला न्यायालय में है। अगर उनको हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो चुनाव नहीं होगा, राहत नहीं मिलती हो तो चुनाव की स्थिति पैदा होगी। लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में, पहले से मजबूत में। मिल्कीपुर में केवल अब तक के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में केवल 2 बार जीती है बीजेपी, बाकी लगातार वहां समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी ये जीतते रहे। वही स्थिति करहाल में है, वही स्थिति कटहरी में है, वही स्थिति दुर्की में है। तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति नहीं कि वह मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने की स्थिति में हो। वह अगर अपनी सीटों को बरकरार रख पाएगी, यही उसके सामने बड़ी भारी चुनौती है। समाजवादी पार्टी से या इंडिया दल समूह से कोई सीट छीन लेगी, मैं कोई ऐसा अंदेशा देखता नहीं हूं। वजह इसकी यह है कि जो कारण लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार के वजह बने थे, वह वजह अभी खत्म नहीं हुई है। गोया की संविधान को लेकर के जो इंडिया दल समूह आक्रामक रहा है, उस विषय पर आज भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। आरक्षण का मुद्दा जिसको इंडिया दल समूह लेकर के आगे बढ़ा, आज भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार के कारणों का जब विश्लेषण कर रही है और जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें जो मूल कारण है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि जनता के बीच में क्यों आक्रोश था और क्यों आक्रोश था। पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो 2017 में, 2014 में, 19 में, 22 में जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते रहे, उन्होंने 2024 के में मतदान क्यों नहीं किया, इससे विश्लेषण नहीं हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भितरघात के कारण से पार्टी हारी। हो सकता है कि भितरघात हुआ हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वाराणसी में कौन भितरघात कर सकता है? किसकी ताकत है बीजेपी में जो वाराणसी में भितरघात कर ले और किससे कान में भी कह सके कि मोदी जी के खिलाफ कोई राजनीतिक कार्रवाई करनी है?
किसमें इतना साहस है? और अगर वहां भी इतना साहस है कि भितरघात की वजह से आप चुनाव हार रहे हैं, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के बारे में सोचना पड़ेगा। वजह ये नहीं है, आप जो मूल वजह है उन वजहों से उन वजहों को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके कारण से जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव होंगे, उन चुनाव में भी वह बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकती है। तो अभी जिन राज्यों के अभी आपके उपचुनाव हुए हैं आज, उन चुनावों में कहीं भी इंडिया दल समूह को चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, क्योंकि न तो उसके पास बहुत मजबूत संगठन है, न ही कोई ऐसा गठबंधन है, नहीं वो राजनीतिक हालात बदले हुए हैं जिनकी वजह से लोगों ने बीजेपी को खारिज किया, और नहीं इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कमजोरी आई है। इन आज वाले चुनाव में तो मैं इंडिया गठबंधन को की एक बेहतर स्थिति में पाता हूं। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर उपचुनाव होता है, जहां चुनाव होना ही होना है, अगले 6 महीने के भीतर हो जाएगा, वहां पे इंडिया दल समूह के सामने कोई बड़ी चुनौती एनडीए प्रस्तुत कर देगा या भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। महाराष्ट्र जा रहे हैं राहुल गांधी, 13-14 तारीख को पंढरपुर की यात्रा। क्या कुछ यहाँ से मैसेज निकल के आता है, क्या तैयारियां हैं, और ज़रा आपसे समझूं कि इसका कितना असर दिखाई देता है आने वाले चुनावों पर? राहुल गांधी की 2 दिवसीय यात्रा का कितना असर पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। अच्छा, उल्टा हो रहा है जी। तो मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने बुरी स्थिति में, अपने बुरे दौर से गुजर रही है कहीं। एक तो आप देख रहे हैं कि लोकसभा में कितना बुरा हाल हुआ, जबकि तमाम पार्टियों को तोड़ फोड़ के भी कहां पहुंचे। वो एक कहावत है हमारे तरफ, दिन चले तो 2.5 कोस, रात चले तो 2.5 कोस। तो दिन रात चले तो भी 2.5 कोस पहुंचे। 2.5 कोस भी मैं नहीं कहूंगा, 1.25 कोस पहुंचे, आधा और घट गया, क्योंकि उनको सीटें कितनी आई? 9 सीटें आई। कहाँ 21 सीटें थी और कहाँ 23 सीटें थी और 9 सीट पर आ गए। तो ये तो बीजेपी की हालत हुई जब सब पार्टियों को तोड़ ताड़ दिया, तो सत्ता में इतनी मजबूती से मोदी जी का कोई विकल्प नहीं था, तब ये हाल हुआ। और उसकी वजह रही कि बीजेपी ने जो किया उसको महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट कर दिया कि आप जो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हो, जो भ्रष्टाचार पर जिस तरह से आप बोलते हो, कथनी और करने में कितना भारी अंतर है। अभी हाल में आप जानते हैं कि रविंद्र वाइकर जी को जो है कह दिया महाराष्ट्र की आर्थिक शाखा के डिपार्टमेंट ने कि उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था वो गलतफहमी की वजह से और गलत सूचना के आधार पर दर्ज हो गया था। अब बतलाइए, मतलब ये कहते हुए भी शर्म नहीं आई अधिकारियों को। किसने दर्ज किया? जिसने दर्ज किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था कि आप जो है डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा खराब करते हो। उसके पहले जो प्रफुल्ल पटेल हैं उनका जो है केस वापस लिया गया कि नहीं, उनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है। 153 करोड़ रुपया के जो प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की थी वो भी छोड़ दिया, बोला वो भी गलती से हो गया था। उसके पहले आपने देखा कि जो अजित पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला था वो ही वापस हो गया। तो भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी दहाड़ते रहे और जिस तरह से उनकी कथनी और करने में अंतर दिखाई पड़ा, महाराष्ट्र की जनता ने उनको रिजेक्ट किया। फिर एक और ये हुआ कि देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है सामाजिक सुधार वाला स्टेट रहा, और यहाँ पे ये जो एक और गेम खेला इन लोगों ने, दलित ये कुणबी बनाम मराठा का जो खेल चला आरक्षण का, तो आरक्षण के खेल में भी गड़बड़ी की इन लोगों ने। अब ये किसके साथ खड़े हैं अब तक दिखाई नहीं पड़ा है, मराठा के साथ खड़े हैं या कुणबी के साथ खड़े हैं, तो बीजेपी यहाँ फंस गई। फिर देखिए कि यहाँ पे बड़े नेता हुआ करते थे बीजेपी के, गोपीनाथ मुंडे, फिर एक रात खड़से का नाम आया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। तो कहाँ पिछड़ों को आगे लेकर के चलने की बात थी, वो ब्राह्मण को फिर आगे कर दिया, उसका भी बुरा असर पड़ा। अभी भी देखिए कि अभी जो है एक माधव जो है, यहाँ पे एक समीकरण था बीजेपी के पास, माली, धनगढ़ और बंजारा, वापस इन तीनों पर लौट करके आए हैं। इसलिए ये जो पंकजा मुंडे हैं उनको वापस जो है लाइमलाइट में लाया जा रहा है, उनको विधान परिषद का टिकट दिया गया। लेकिन वो कंफ्यूजन जो है उनके पास भारी कंफ्यूजन है कि हम सवर्णों की राजनीति करें
बीजेपी और आरएसएस की मूल राजनीति जो है वो सवर्णवादी राजनीति है, लेकिन जो चुनाव में वोट मिलते हैं वो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वोट जो है वो पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का वोट जो है संविधान के आसपास जाके खड़ा हो गया, जमा हो गया है। अब संविधान बचाने वाले मामले को आगे बढ़ाएं या धर्म बचाने वाले मामले को आगे बढ़ाएं, बीजेपी यहाँ असमंजस में महाराष्ट्र। और अब जो कांग्रेस को 13 सीटें मिली उसमें बड़ी वजह रही, या शरद पवार जी की पार्टी को 8 सीटें मिली, उसमें बड़ी वजह रही कि ये जो संविधान बचाने को लेकर के जो आंदोलन चला, या जो आंदोलन भी नहीं कहिए, जो रैलियों में कहा गया, सारी राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस हो चाहे और दूसरी पार्टियां हैं वो इस पर पे इस बात को उठाया। और बीजेपी ने जिस तरह से कहा कि 400 सीट 4 से अगर मिलती है तो हम जो है संविधान को बदलेंगे, उसका बहुत भारी असर हुआ। और इसकी वजह ये भी है। धनंजय जी, एक सवाल अचानक ध्यान आ रहा है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र का एमएलसी इलेक्शन है 12 तारीख को, और उसी दिन रिजल्ट भी आना है शाम को। और अभी तक बीजेपी से अपने विधायकों को, सांसदों को बचाते थे और इधर उधर होटल में छुपा के रखते थे विपक्षी दलों के नेता। इस बार बीजेपी जो है वो अपने विधायकों को बचा रही है, छुपा रही है और रिसोर्ट और होटल में रख रही है। ये क्या कहानी है? ये महाराष्ट्र में एमएलसी इलेक्शन में ये बीजेपी क्यों इतनी फंसी हुई है, जो अभी तक दूसरों के ऊपर खूंखार बन करके और दूसरों के विधायकों को खरीदती थी, वो आज अपने विधायक को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए रिसोर्ट में और होटल में बैठा रही है? ये क्या चल रहा है? उसकी वजह भी वही है जो मैं आपको बता रहा था कि ये बेसिकली कंफ्यूज हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर रहे हैं। अब जितने उनके सुरक्षित सीटें थी उतना ही खड़ा करना चाहिए था, उससे 1 सीट ज्यादा खड़ी कर दी कि हम क्रॉस वोटिंग करा लेंगे। अच्छा, अब जो है शिवसेना ने भी खड़ा कर दिया, तो शरद पवार जी ने भी खड़ा कर दिया है, तो अब लग रहा है कि ये दोनों तो अग्रिम नोट पर हैं, तो कहीं हमारी प्रतिष्ठा चली ना जाए, इसलिए ये गेम चल। लेकिन प्रतिष्ठा उनकी जानी ही है, उनको हार मिलनी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो यहाँ का समीकरण बन गया है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में चला गया है। और जिस तरह से आप गौर कीजिए कि शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब हम कहते हैं तो फिर वो शिंदे भी आ जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिस तरह से राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, मतलब कांग्रेस से भी कई बार देखता हूं कि कांग्रेस के नेता जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं राहुल गांधी के पक्ष में, उससे भी ज्यादा कठोर और ज्यादा जो है उत्साहवर्धक जो है स्टेटमेंट आ जाता है शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से। और शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा हो, मुद्दा हो, वहां भी राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। आप याद कीजिए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। उसके अलावा संजय राउत जिस तरह से लगातार बोलते रहे, तो संजय राउत ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी अब आ रहे हैं तो बड़ा उत्साह। पंढरपुर इसलिए फेमस है कि पंढरपुर में यात्रा निकलती है, पंढरपुर फेमस है, धार्मिक वजहों से भी फेमस है, और लोक का जो है जिसको कहते हैं लोक पर्व की तरह मनाया जाता है पंढरपुर का मेला, और मेले का बड़ा महत्व है यहाँ पे। तो राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं तो उसका और पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी अब वो बालक बुद्धि भले प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और डॉक्टर राकेश पाठक भाई साहब जो है कुछ और उनके लिए बोल रहे थे जो दूसरे जिन्होंने बोला था उनके लिए, हालांकि मैं बैल भी नहीं मानता हूँ। तो बालक बुद्धि जो है राहुल गांधी जो आए थे वो बालक बुद्धि नहीं, बहुत तेज राजनीति कर रहे हैं, खास करके हिंदुत्व के पिच पर। अभी देखिए कर्नाटक के एक विधायक ने क्या बोला है, कितनी असंसदीय बात है, कितनी गरिमाहीन बात है कि वो कह रहा है कि संसद में जो है राहुल गांधी को बंद करके थप्पड़ मारने चाहिए। अब बताइए, इस तरह का विधायक, उसकी सदस्यता तो तुरंत खारिज होनी चाहिए। सर्टिफिकेट दे रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो सही है। मुझे लगता ये भी सही कर रहे हैं आप। और राहुल गांधी ने ये गुजरात में भी कहा कि गुजरात में जिस तरह से पत्थरबाजी की, उसमें भी साबित किया कि वो ये जो बीजेपी वाले हिंदू हैं ये बेसिकली अहिंसक नहीं हिंसक है, और हिंसक ही केवल नहीं है, बदतमीज है, और एक दूसरा शब्द जो बिहार में बोला जाता है मैं नहीं बोलूंगा वो भी है, तो बिहार के लोग समझ जाएंगे। तो ये जो है अब जो है बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में कुछ बचा नहीं है पाने के लिए, खोने के लिए उनके पास ढेर सारा है, और खोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनकी सत्ता इस बार लौटने वाली नहीं है। जो अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बड़ी बुरी गत होने वाली है बीजेपी की, और इस अंदेशे से डरे हुए, चूंकि बीजेपी का जो यहाँ असर होगा महाराष्ट्र में, उसका असर गुजरात में भी दिखाई पड़ेगा और उसका असर कर्नाटक में भी दिखाई पड़ेगा जी। तो ये बीजेपी के लिए मैं कहूंगा कि बीजेपी को जिस तरह से बर्बाद कर दिया वहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति ने,
बीजेपी निकट भविष्य में महाराष्ट्र में उठने वाली नहीं है। जी, आप सही कह रहे हैं। अब आप एक बात जो कह रहे हैं कि अक्टूबर में महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों में, तीनों राज्यों के चुनाव में बीजेपी हार गई तो फिर क्या होगा? क्या साथ साथ सब करवा लेंगे? एक राष्ट्र एक चुनाव, और उसमें महाराष्ट्र का चुनाव भी और केंद्र का चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी करवा ले साथ में, ऐसा नहीं होगा। खैर, एक सवाल आया तो मैं आप लोगों के बीच रखा, सोचिएगा, क्योंकि हरियाणा भी है, महाराष्ट्र भी है और इधर झारखंड भी है, और इन तीनों राज्यों में बीजेपी की या एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। इसके बाद दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली में भी अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देती है। अरविंद केजरीवाल को आप जेल में रखे हुए हैं और आज अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 घोषित किया गया है ईडी की तरफ से। आरोपी नंबर 37 आम आदमी पार्टी को घोषित किया गया है, तो उनकी पार्टी भी अब आरोपी है। तो खैर, लेकिन फिर भी फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले 4 राज्यों के चुनाव हैं, अगले साल बिहार के चुनाव हैं। कौन सा चुनाव बीजेपी जीतती हुई दिखाई देती है? अगर बिल्कुल नॉर्मल नोट पे अगर चुनाव हो, नॉर्मल प्रोसेस से चुनाव हो तो, और अगर नहीं जीत रही है तो फिर ये सरकार कैसे आगे चलेगी? चलिए, लेकिन ये थोड़ा आगे की बात है, इस पर हम चर्चा आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। और ज़रा अपने तमाम आप 6 हमारे पैनलिस्ट साथी आप लोगों के बीच ये सवाल रखा हूँ, बाद में इस जब भी आप चाहें उसको जोड़ सकते हैं, इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहले लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, महाराष्ट्र की चर्चा यहाँ बहुत ज़रूरी है। 11 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं 12 तारीख को, और बीजेपी अपने कैंडिडेट्स नहीं बल्कि अपने जो वोटर्स हैं यानी विधायक हैं उनको छुपा रही है। और यहां से कहानी बनती हुई, जिस पर अभी धनंजय जी अपनी बात रख रहे थे, और इसी बीच 13 तारीख को, 13 और 14 तारीख को राहुल गांधी जा रहे हैं। और पंढरपुर आप जानते हैं, वारी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा कही जाती है, और यहां से ये जो राहुल गांधी जिस पिच पे चल रहे हैं उसको और मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। जरा आपने भी बहुत नज़दीक से देखा है महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र की राजनीति को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रा आप भी बताइए कि क्या कुछ दिखाई देता है? क्या यहाँ बीजेपी टोटली बैकफुट पे है महाराष्ट्र में, इसीलिए आज बीजेपी को अपने विधायकों को छुपाना पड़ रहा है? जी देखिए, एक नया ट्रेंड है राजू जी ये, कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की हालत का आप अंदेशा उसी वाक्य से लगा सकते हैं। आप याद कीजिए कि लोकसभा में जब अभिभाषण पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, तो हिंदुस्तान का सबसे मजबूत आदमी जिससे सारी दुनिया पनाह मांगती थी, संरक्षण मांगती थी, अमित शाह, वो खड़ा होकर कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को कि मुझे आपका संरक्षण चाहिए। वहां से आप ये सोचिए कि किस प्रकार से एक दयनीय हालत में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। वही ट्रेंड जो है आपको सारे राज्यों में भी नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां आप इन 4-5 राज्यों की जो बात कर रहे हैं, वहां पर क्या हालत है, एक एक राज्य को अगर हम क्रमवार भी अगर उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हमें ऐसा कहीं भी नहीं नजर आता कि भारतीय जनता पार्टी कुछ समय पहले तक जिस प्रकार से वो ड्राइविंग फोर्स हुआ करती थी, ड्राइवर की सीट पे हुआ करती थी, आज वो कहीं पीछे है। कोई भी, लगभग हम पिछले कुछ समय से एक एक राज्य के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं। झारखंड की ही बात करें तो वहां पर वापस जो है लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जिस समय हेमंत सोरेन वापस आए हैं, वहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार वहां पर है। उन्होंने वापस चंपई सोरेन ने अपना जो वेतन है वो उनको सौंप दिया। महाराष्ट्र की चर्चा काफी लंबी धनंजय जी कर चुके हैं, हम और भी कई बार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, जो विधान परिषद का चुनाव है उससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी महायुति या जो एनडीए है या इंडिया है, कौन ज्यादा एकजुट है। उसके लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इन 4-5 राज्यों के जो है बहुत ही क्रूशियल इलेक्शंस है, ये तो हम मानते हैं, और ये ट्रेंड सेटर भी होंगे। ठीक है, अभी लोकसभा का चुनाव निपटा है और अगले 5 साल के बाद ही अब चुनाव होगा, लेकिन एक एक ये जो सारे राज्यों के भी चुनाव है वो धीरे धीरे असर करेंगे। लेकिन राजीव जी, मैं सबसे ज्यादा उत्सुकता से जिस बात का इंतजार कर रहा हूँ वो है बजट सत्र। देखिए इसमें क्या होने जा रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा उभरेगा और जिसके कारण जो है एनडीए में अच्छी खासी दरार पड़ेगी या पड़ सकती है, वो है विशेष राज्य का दर्जा। आपको जानते हैं कि 1969 में जब डीएम गाडगिल की अध्यक्षता में ये विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने पे एक कमेटी बनी थी। उसने बहुत सारी चीजों को उसमें तय किया, सारे राज्यों का अध्ययन किया गया। उसमें 3-4 फैक्ट्स ऐसे थे, जैसे वहां की डेमोग्राफी, वहां की जो भौगोलिक स्थिति,
और वहां पर जनजातियों के बारे में बातें वगैरह, ऐसे कुछ पैरामीटर्स के आधार पर केवल 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वो अभी तक वही कायम है। एक असम है, एक नागालैंड है और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद आप आइए कि 2015 में अरुण जेटली ने साफ कह दिया था कि अब विशेष राज्य का दर्जा, ये युग जो है वो भारत से समाप्त हो चुका है। हाँ, हम कुछ राज्यों को पैकेज दे सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको राशि बढ़ा के। उसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट जो है, पूर्वोत्तर राज्य है, वो सारे के सारे शामिल किए गए। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी ये मामला फंसा हुआ है, क्योंकि इसी मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू ने है जो संबंध तोड़ लिए थे एनडीए से 2018 में, क्योंकि जिस समय तेलंगाना बना 2014 में, तो उसके कारण आंध्र प्रदेश का एक कहना था कि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज चले गए तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन वही मजबूरी थी कि विशेष राज्य का दर्जा जो है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी में ही आ गया है कि अब विशेष राज्य का दर्जा एक तरह से किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो 2000 से लगभग वहां भी ये मांग शुरू हो गई है। वहां पर नीतीश कुमार की जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, सबसे बड़ा उनका जो मांग है और जिसके कारण वो सबसे ज्यादा लोग उनको पसंद करते थे लंबे समय तक, वो सामाजिक न्याय के अलावा विशेष राज्य का दर्जा। आप याद कीजिए पिछले कितने लंबे समय से वो इस राग को अलाप रहे हैं, बार बार बता रहे हैं विशेष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन पिछले लंबे समय से और खासकर गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार मुझे नहीं लगता कि विशेष राज्य का दर्जा किसी को भी दिया जाएगा। और आप सोचिए, उड़ीसा भी मांग रहा है, उड़ीसा का भी कहना था लंबे, अब तो खैर नई सरकार आ गई, लेकिन इसके पहले जो पटनायक साहब बार बार इस बात को कहते रहे कि उड़ीसा की स्थिति लगभग ऐसी है और उड़ीसा को भी दिया जाए विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, खासकर जब इनको वैसा न तो कोई उनको वैसा दर्जा दिया जाएगा विशेष राज्य का, और पैकेज क्या मिलता है। हम जानते हैं कि अभी चंद्रबाबू नायडू जो है लंबी चौड़ी जो मांग है, वो निमंत्रण पत्र सा बहुत सारी फाइलें 6, 7, 8 मंत्रियों को बांट के आए हैं वो कि मेरी इतने करोड़ की मांग है, इतने करोड़ की मांग है, और वो मांग इस समय मुझे नहीं लगता कि पूरी की जा सकेगी। अगर वैसा होगा तो ये माना जाएगा कि जो पुराने सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है, या दूसरे सहयोगी उन्होंने क्या बिगाड़ा है। तो ये मुद्दा जो है यही गरमाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव के नतीजे क्या निकलेंगे, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर है ही, उसका महत्व नहीं है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सबसे विस्फोटक मुद्दा जो बनेगा, जिसके कारण जो एनडीए के अंदर बड़ी दरार हो सकती है, वो विशेष राज्य का दर्जा वाला जो मामला है, इसी से शायद होगी, और उसी का हमको इंतजार करना होगा। राजीव जी। बिल्कुल, विशेष राज्य का दर्जा, और ये दोनों राज्यों को चाहिए, बिहार को भी चाहिए और आंध्र प्रदेश को भी चाहिए, और क्या यहाँ से दरार और बढ़ेगी। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव, जो उपचुनाव हुए आज 13 सीटों पे और 7 राज्यों में, उसकी चर्चा से हमने इस चर्चा की शुरुआत की। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ें तो महाराष्ट्र होते हुए और दिल्ली की तरफ आप बढ़ते हैं, और दिल्ली में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है 22 तारीख से, और 23 तारीख को, 22 के बाद ठीक अगले दिन 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। ये सत्र 12 अगस्त तक चलना है, लेकिन क्या इस सत्र के बाद परिस्थितियां बदलते हुए हम देखेंगे, इसलिए क्योंकि इस सत्र में सब कुछ ओपन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने जो डिमांड किया है, वो डिमांड क्या फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, उस बजट में आएगा। और वैसे ही बिहार में नीतीश बाबू ने जो कुछ मांगा है, वो दिया गया कि नहीं दिया गया, वो भी आएगा। लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी की धुकधुकी जो है वो कम नहीं होने का नाम ले रही है, वो बढ़ती जा रही है। भले 3 देशों की यात्रा वो कर चुके, आज ऑस्ट्रिया से वो वापस आएंगे, और उधर उससे पहले रूस पहुंचे, और इससे पहले इटली गए थे नरेंद्र मोदी, पहली यात्रा उनकी इटली की थी। तो ये आप लोगों ने देखा। तो नरेंद्र मोदी विदेश में और देश में, यहाँ पर विपक्ष जो है वो हंगामा खड़ा किए हुए है, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन एनडीए को परेशान किए हुए। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, बजट सत्र से पहले की स्थितियां जो हैं, और उसमें राहुल गांधी के ऊपर लोको पायलट्स के बारे में ये भी खबर आई कि लोको पायलट्स को शो कॉज नोटिस भेजा गया है, और उनको चूंकि उन्होंने राहुल गांधी से चर्चा की, इसलिए कि वो किसी और से चर्चा ना करें, मीडिया से भी चर्चा ना करें,
और आज जवाब आपने देख लिया। तो राहुल गांधी यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, हाँ, जो सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव तो बनेगा, और ये दबाव दिखाई दे रहा था कि लोको पायलट्स के भी ऊपर होगा। लेकिन राहुल गांधी चाहे मणिपुर जाते हैं, चाहे वो हाथरस जाते हैं या रायबरेली पहुंचते हैं या लोको पायलट्स के पास पहुंचते हैं, हर जगह उनको घेरने की कोशिश होती है। क्या ये कोशिश, जो घेरने की कोशिश है, इस चुनाव के बाद आप 5 साल आराम से अगर रह सकते थे तो फिर राहुल गांधी जो कर रहे हैं करने देते, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है, क्या ये परेशानी, ये साफ ये जाहिर करता है, ये साबित करता है कि लटकी हुई सरकार है? ये नरेंद्र मोदी के शब्दों में लटकी अटकी भटकी जो शब्द कहते रहे हैं, उस हिसाब से पूछ रहा हूं। निश्चित तौर पर राजीव जी, इसको नरेंद्र मोदी भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि सरकार लटकी भटकी अटकी सरकार है, और पता नहीं कहां कहां लटकी अटकी भटकी है ये। कभी मोदी जी जो है वो चंद्रबाबू नायडू के पल्लू में लटके हैं, कभी नीतीश कुमार के पल्लू में लटके हैं, कभी किसी के कुर्ते की जेब में लटके हैं। तो ये तो सब लटकी हुई सरकार है ही कुल मिलाकर के। कभी एकनाथ शिंदे की दाढ़ी में लटके हैं। तो सब कुछ इसी तरीके का है मामला, क्योंकि ये सरकार अपने दम पे नहीं है, बैसाखियों के दम पे, और सारी बैसाखियों की शर्तें बीजेपी को माननी है, नरेंद्र मोदी को माननी है, और अगर नहीं मानेंगे तो सरकार चली जाएगी। इसको नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो इसलिए वो दम भरते हैं कि 56 इंच की छाती है, घर में घुस के मारते हैं। तो वो घर में घुस के जो मार रहे हैं वो अपने ही लोगों को घर में घुस के मार रहे हैं, यानी बीजेपी के जो उनके अंदर नेता हैं उनको घर में घुस के मार रहे हैं। बाकी वो घर में किसको मारते हैं तो वो यानी उनका काम जाने, हमको नहीं मालूम हो कहाँ कहाँ किस किस के घर में घुसते हैं। लेकिन वो जो कहा वो सदन में खड़े होकर घर में घुस के मारने वाली बात, तो वो राजीव जी वो अपने लोगों के लिए मारने की बात कर रहे थे। कुल मिला के ये सरकार भारी दबाव में है, विपक्ष के भी दबाव में है और अपने सहयोगियों के भी दबाव में है। जाहिर सी बात है कि अगर इस बजट में जो चंद्रबाबू नायडू आकर के लंबी चौड़ी अपनी लिस्ट देके गए हैं, नीतीश कुमार अपनी लिस्ट देकर के गए हैं, अगर उनको नहीं मिलता है तो वो अपनी जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो अपने राज्य की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, तो फिर वो किस आधार पे मूर्ख बनाएंगे अगर नरेंद्र मोदी उनकी बात नहीं मानेंगे? भाई यही तो एक चीज है उनके पास बताने के लिए कि हमने नरेंद्र मोदी को इसलिए समर्थन दिया कि राज्य को विशेष दर्जा मिलेगा, आर्थिक पैकेज मिलेगा, तो हमने इसलिए बेचा है अपनी पार्टियों को बीजेपी के हाथों। यही तो है उनके पास बताने के लिए। और अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या बताएंगे जनता को जाकर किस लिए बेचा था? इसलिए बताएंगे कि जाकर के मॉब लिंचिंग हो इसलिए बेचा था जाकर के, या नरेंद्र मोदी देश बेच दे इसके लिए बेच के आए थे वो अपनी पार्टियों को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उनकी वैचारिकी जो है वो कम से कम जो घोषित तौर पे है जेडीयू की और टीडीपी की, वो तो नहीं है। वो तो उसके विपरीत खड़े हुए नजर आते हैं, दूसरे छुप पे खड़े नजर आते हैं। तो अगर कोई इनका गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कोई लेन देन है, कोई डीलिंग है कि किस आधार पे हमको आपको एक दूसरे को लेना देना है, किस तरीके से अपने समर्थक है या जो अपनी जनता है जिससे हम वोट देते हैं उसको मूर्ख बनाना है। ये इसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें होंगी, अगर वो पूरी नहीं होंगी तो फिर इसके बाद फिर दबाव पड़ जाएगा कि हम अपनी जनता को जाकर के क्या जवाब देंगे। अगर मान लीजिए नहीं मिलता है बिहार को, तो नीतीश बाबू क्या जाके जवाब देंगे? किस लिए जो था वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए था समर्थन नरेंद्र मोदी को, ये जाके बताएंगे वहां? या चंद्रबाबू नायडू ये जाकर के बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है? अगर आर्थिक पैकेज नहीं मिलता है उनको इस बजट में, तो बजट में नहीं मिलेगा तो उसके बाद दिक्कतें खड़ी होंगी। और अगर बजट में देते हैं तो फिर सवाल उठेगा राजीव जी की मध्य प्रदेश है, डॉक्टर राकेश पाठक जी बैठे हुए हैं, बताएंगे कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई राज्य सरकार जो है वो बाहर से ऋण ले रही है, मतलब निजी उनसे ऋण ले रही है, ऋणदाताओं से। ये हो रहा है तो अगर मोदी जी के जेब में पैसे होंगे तो पैसे वो पहले मध्य प्रदेश को देंगे कि चंद्रबाबू नायडू को देंगे पहले जी, जहां उनकी डबल इंजन की सरकार है, तो उनको ही देने के लिए नहीं, डबल इंजन की सरकार को पैसे देने के लिए नहीं है, तो चंद्रबाबू नायडू को नीतीश को कहां से देंगे? और अगर इनको देंगे तो मध्य प्रदेश नहीं कहेगा कि 29 सीटें तो हमने जिता के भेजी हैं, भाई हमने कौन सा गुनाह किया था जो हमको नहीं दिया जा रहा है, इनको दिया जा रहा है। तो बहुत सारे संकट है नरेंद्र मोदी के सामने, तो इनसे कैसे निकलते हैं ये अब नरेंद्र मोदी को देखना है। लेकिन मुझे लगता है ये संकट घिरते जाएंगे और हमको बजट सत्र में ही कुछ ना कुछ बड़ा देखने को राजनीति मिलेगा। सरकार गिरे या गिरे ना गिरे उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी संकट में निश्चित तौर पर फंसे हुए दिखाई देंगे, और वो जब संकट बढ़ेगा तो वो सरकार गिरने की तरफ भी जा सकता है। जी जी, सुनील शुक्ला जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। सुनील जी, क्या आपको लगता है महाराष्ट्र का रोल और खासकर अभी एमएलसी का चुनाव, इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव, ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है केंद्र की सरकार के स्थायित्व पे? महाराष्ट्र का जो चुनाव है विधान परिषद का और उपचुनाव हो रहे हैं, यह उसी क्रम का उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएगा जो इस साल के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है, जो जनादेश में वो पार्टी को लोगों ने खारिज किया है, उसी का विस्तार आपको दिखाई पड़ेगा।
और यह जो विस्तार आपको दिखाई पड़ेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी जो एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट के लोग उनके साथ हैं, वह उनको छोड़ के जाना शुरू करेंगे। और आपको ये दिखाई पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने के पहले ये एनसीपी के मतलब अजय दादा पवार और शिंदे साहब के तमाम लोगों का उस पूरे के पूरे महायुति गठबंधन से मोह भंग होगा। यही चिंता बीजेपी की है। बीजेपी जो चाहती थी कि वो शिवसेना और एनसीपी को तोड़ करके अपने जनाधार को मजबूत कर लेगी, या उन नेताओं को तोड़ करके अपने साथ जोड़ करके उसकी निर्भरता कम हो जाएगी, वह प्रयोग विफल हो गया। और इसको होना ही था। जिन लोगों ने, जो लोग राजनीतिक दल को तैयार करते हैं, जो अपने मतदाताओं को तैयार करते हैं, उनसे आप कैसे छीन सकते हैं? आप अब उस लीगेसी को कोई दूसरा भी लेकर कैसे जा सकता है? एनसीपी तैयार किया शरद पवार ने, शिवसेना तैयार किया बाला साहब ठाकरे ने, एनसीपी की विरासत अभी शरद पवार के पास ही बनी हुई है, या उनकी बेटी के पास सुप्रिया सुले के पास जाएगी। शिंदे साहब, बाला साहब ठाकरे का जो लीगेसी है वो उद्धव ठाकरे के पास जाएगी। राज ठाकरे के पास जो लीगेसी नहीं जा पाई, गोया कि जो शिवसेना के समर्थक राज ठाकरे के साथ नहीं गए, उनको उनकी राजनीति को स्वीकार नहीं किया, वो शिंदे साहब को स्वीकार कर लेंगे। ये कौन सा राजनीतिक परिभाषा है? किस राजनीतिक व्याकरण के तहत संभव था? तो जो स्थितियां 2024 के, आप लोगों को तोड़ फोड़ करके, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को तोड़ के, डरा के, धमका के, तरह के प्रलोभन देकर के आप उनके साथ जो अपने साथ ला करके सरकार तो चला सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जन समर्थन भी आप हासिल कर सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जो 2024 का जनादेश आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा है लोकसभा का, उसका विस्तार आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है? ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, आईटी इनके पास, सिक्योरिटी फोर्सेज इनके पास, और ये अपने विधायकों को बचा के रखे हुए हैं। माने आपके मन में यह है कि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो कोलिजियम है, मेरा साथ छोड़ करके जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? जब उसको ये लगने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होंगे, वह अपने जनाधार को बचाए रखने की स्थिति में नहीं होंगे, अपने समर्थकों को अपने साथ जुड़े रखने में सफल नहीं हो पाएंगे, फिर क्यों आपके साथ रहेंगे वो? अगर उनको लगता है कि वो महागठबंधन के साथ जाकर के अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख पाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस पार्टी को छोड़ करके आए थे उस पार्टी में चले जाएंगे, और वह पार्टी अपने आप को रोकेगी भी नहीं। मुझे लगता है कि शिवसेना भी शिंदे साहब को छोड़ करके उद्धव ठाकरे सबको साथ ले लें, शिंदे को न ले, क्योंकि अब तक उन्होंने किसी बड़े नेता को लिया नहीं जो शिवसेना छोड़ के चला गया। जितने बड़े नेता जो छोड़ के गए उनको कभी किसी को लिया नहीं, और जो छोटे मोटे नेता थे या जो कार्यकर्ता थे उनको भले वापस ले लिया। ये बाला साहब ठाकरे के जमाने से लोग देखते चले आ रहे हैं। तो वो स्थितियां हैं। मेरा अपना मानना यह है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हालात इस साल हुए लोकसभा के चुनाव के दौरान बने थे, वो अभी भी बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको सुधार करने की स्थिति में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती। और अगर आप बात करेंगे, जो भी आपने कहा कि जो आने वाले समय की बात है, वो 3 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है, हरियाणा, झारखंड और वही महाराष्ट्र, तीनों राज्यों में क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसे सुधर सकती है? या लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ गया। झारखंड में अगर आप याद कीजिए कि पिछले लोकसभा के 2019 के चुनाव में क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी किस ताकत के साथ उभरी थी, केवल 1 सीट जीत पाए थे लोग। और इस बार की स्थिति क्या बनी? हेमंत सोरेन की जो राजनीतिक सभाएं हो रही हैं, कल्पना सोरेन की जो राजनीतिक सभाएं हुई वहां पर, क्या उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक अभियान चल पा रहा है? वहां लोगों की भागीदारी उतनी हो पा रही है? जिन मुद्दों को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, अब देखिए ना, ट्राइबल डोमिनेटिंग आदिवासी बहुल जो संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हुई, चाहे झारखंड हो और चाहे महाराष्ट्र हो। तो एक माहौल बना है लोगों के बीच में कि आप जो आदिवासी अस्मिता का सवाल पैदा हुआ झारखंड में, उसको कैसे खत्म कर देंगे आप? सवाल इस बात का है कि इसको कैसे खत्म कर। और वही स्थिति हरियाणा की है। हरियाणा में भी आप आधे पे आ गए लोकसभा चुनाव के दौरान, और वो भी दल बदलुओं के सहारे। वो पार्टी जीती है या वो दल बदलू जीते हैं, या तय होना मुश्किल है। तो हरियाणा की जो स्थिति है, उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी अपने आपको कंफर्टेबल कैसे मान सकती है? क्या वह अपने जनाधार को बचाए रखने में सफल है, या उस जनाधार को वापस लेने में सफल हो जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिखरता होने जा रहा है? क्या जो लोगों में, किसानों में और अन्य जाटों में
या अल्पसंख्यक समुदाय में या गैर जाट पिछड़ों में जो नाराजगी है बीजेपी को लेकर के, संविधान बचाओ के मुद्दे पर लोगों में जो इंडिया दल समूह ने माहौल बनाया हुआ है, क्या उसमें कुछ सुधार हो गया? कोई कोर्स करेक्शन करने में बीजेपी सफल हो गई? और अगर नहीं सफल हुई है तो कैसे हालात बदल जाएंगे? अब बल्कि बहुत दिन तो चुनाव है नहीं, ये स्थिति हो गई भारतीय। और राहुल गांधी का जो राजनीतिक अभियान है उस माहौल को जिंदा रखे हुए है जो 2024 के ही साल के लोकसभा चुनाव में बने थे। चाहे वो संविधान बचाओ का मुद्दा हो, चाहे सरकार की संवेदनहीनता का विषय हो, चाहे प्रशासनिक अमले के असफलता का विषय हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर होने का सवाल हो, चाहे पीड़ित लोगों से मिलने जुलने का सवाल हो, उनके साथ संवेदना के स्तर पर कनेक्ट होने का सवाल, जितने मुद्दे हैं राहुल गांधी उसको जिंदा रखे हुए हैं। उनके राजनीतिक अभियान जारी है। तो अगर वो राजनीतिक अभियान जारी है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या तो उन चीजों का जवाब दे, वो बतावे कि मणिपुर की स्थिति यह क्यों है, या उसने जो हस्तक्षेप किया उसके ये परिणाम आए हैं। वो राहत शिविरों में जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो आप गलत है या सही है, उस पर बाकायदे उनको आना चाहिए। जो ये लोको पायलट्स को नोटिस जारी किया, लोको पायलट्स की यूनियन होती है, किसको समझा रहे हैं आप? वो बाकायदे यूनियन बना के राजनीति करते हैं लोग। आप नोटिस देने से लोको पायलटों का बाकायदे संगठन है, और आप उनको नोटिस देंगे, किसको समझा देंगे? क्या वो अकल बात करना बंद कर देंगे? आनंद विहार में राहुल गांधी मिलकर के आए कुलियों से, आप उनको नोटिस पकड़ा दीजिए, वो कल से बात करना बंद कर देंगे। सवाल है ना कि इनके आप जो जिन मुद्दों को विपक्ष का नेता उठा रहा है उन मुद्दों के जवाब देने के बजाय अगर आप इस तरह की लिपापोती करेंगे या ये बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं जिनसे वो मिले हैं उनको हमने बड़े नोटिस जारी कर दिया, उससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या लोगों के बीच में संदेश चला गया कि जिन मुद्दों को उठाया था राहुल गांधी के साथ लोको पायलट्स ने, उसका समाधान हो गया? जो ये बात कही जा रही है कि लोको पायलट्स की कमी है, सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है, लोको पायलट्स पे काम का दबाव बहुत ज्यादा है, उनकी कार्यवाही बहुत बढ़ती चली जा रही है, क्या इसका समाधान हो गया? सवाल है ना कि राहुल गांधी का मणिपुर के लोगों से मिलना, चाहे लोको पायलट से मिलना, चाहे हाथरस के पीड़ितों से मिलना, इन मुलाकातों के दौरान उपजे हुए जो सवाल हैं उनका समाधान लोग सरकार से चाहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया नहीं चाहते कि हमने नोटिस जारी कर दिया। अरे नोटिस जारी करके क्या कर लेंगे आप? आम आदमी पर इसका क्या असर जाएगा? आम आदमी पर असर ये जाएगा कि जो लोग अपनी समस्याओं को सरकार से बताना चाहते हैं उनको दबाया जा रहा है। और क्या इस तरह का माहौल बना करके भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल कोई राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर सकता है। और एक अंतिम बात, जो मोदी जी के विदेश यात्रा को लेकर के आलोचना का सवाल है, अगर आप ध्यान दीजिए विदेश यात्राओं को लेकर के आलोचना का माहौल बीजेपी ने तैयार किया। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर के कितनी आलोचना की बीजेपी ने कि जब इनकी जरूरत होती है देश में तो विदेश भाग जाते हैं, भले उनको किसी ने आमंत्रित किया हो, उस आमंत्रण के कारण हो गए हो। इस तथ्य को उपेक्षा करके कि आखिर राहुल गांधी ने वह यात्रा की क्यों, उनको विदेश जाने की स्थितियां क्यों थी, तो आधा तथ्य सामने छिपा करके बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के प्रवक्ता इस बात के लिए आलोचना करते रहे कि साहब जब भी मौका होता है अंदरूनी हालात की चिंता किए बगैर राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। तो जो एक माहौल आपने तैयार किया, एक वर्ग आपने तैयार किया कि विदेश यात्राओं का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि देश के हालात क्या है, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया मोदी जी के साथ नहीं होगी? क्या उसकी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नहीं होगी? क्या उसकी प्रतिक्रिया देश के किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं होगी? तो जिस तरह के परिवेश आपने तैयार किया उस परिवेश से उपजे हुए प्रवृत्ति का तो सामना आपको करना पड़ेगा। लोग ये सवाल पूछेंगे कि जब मणिपुर जल रहा है, 25 लाख विद्यार्थी सड़कों पे घूम रहा है, बड़े पैमाने पर किसानों में आक्रोश है, तो फिर प्रधानमंत्री जी क्यों ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप चलेंगे? ये लोग तो सवाल पूछेंगे। इस सवाल पर और यह पूछने की प्रवृत्ति बीजेपी ने स्वयं बनाई है। भारतीय विदेश यात्राओं को या विदेश नीति को अंदरूनी राजनीति के साथ कभी नहीं जोड़ा जाता रहा, कभी किसी ने कोई पहल नहीं की, और नहीं स्वदेशी मामलों को विदेश की धरती पर किसी ने कोई चर्चा भी की। लेकिन अगर आप चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक से एक वर्ग तैयार किया हुआ है जो इस तरह के सवाल उठाएगा। मैं नहीं मानता कि रूस की यात्रा बेमतलब थी। अगर द्विपक्षीय संबंधों का 20 साल से ज्यादा की अवधि पूरी हो रही थी, दोनों देश इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए।
लेकिन जो सवाल पैदा होंगे उसका भी सवाल जवाब देना पड़ेगा कि ये अगर द्विपक्षीय संबंधों की वार्षिकी को मनाना या उसको उसके बारे में किसी आयोजित समारोह में उपस्थित रहना अगर प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, तो मणिपुर में आवश्यकता क्यों नहीं थी? उस आवश्यकता को दरकिनार क्यों किया गया? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मेरा अपना मानना है कि इंडिया और इंडिया गठबंधन और एनडीए जो आमने सामने खड़े हुए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक माहौल बनाने में सफल है, और जो राजनीतिक मुद्दे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं, अभी उसका कोई जवाब बीजेपी की तरफ से मिलता दिखता नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। जांच एजेंसियों का जिक्र कर रहे थे सुनील शुक्ला जी, और नरेंद्र मोदी आप याद कीजिए कह रहे थे अभी लोकसभा राज्यसभा में कि मैंने खुली छूट दे रखी है जांच एजेंसियों को, और जांच एजेंसियां आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, उसके बाद आपको अपने नेताओं पे, अपने चुने हुए नेताओं पे खासकर भरोसा नहीं है। इसको कैसे देखा जाए? एक खुली छूट उन्होंने दे रखी है कि बीजेपी के छोड़ के बाकी सबको आप फंसाओ। इन जांच एजेंसियों को जो खुली छूट है, उनको प्रफुल्ल पटेल नहीं दिखते, उनको हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं दिखते, उनको जो अजीत पवार नहीं दिखते, उनको तमाम लोग नहीं दिखते जी। उनको सिर्फ विपक्ष के लोग ही दिखाई देते हैं। और इन जांच एजेंसियों की वजह से ही राजीव जी ये माहौल बना पूरे लोकसभा चुनाव में कि जो 400 पार का दावा था, जो 300 पार का दावा था, वो कामयाब नहीं हो पाया। और हमको लगता है कि मोदी साहब ने या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने उससे सबक नहीं सीखा, क्योंकि अभी भी जांच एजेंसियों का काम बदस्तूर जारी है। अरविंद केजरीवाल को आप बहुत लंबे समय तक अंदर रखेंगे, और मनीष सिसोदिया को ये मानकर कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपको इनकी गैर मौजूदगी से फायदा हो जाएगा, ये लगता है कि कुछ मतलब वैसी ही बात है जैसा कि इमरजेंसी में तमाम नेताओं को बंद करके ये हुआ था कि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस तो जेल के अंदर चुनाव लड़े थे। तो ये एक जिसको कहें कि बहुत ही छोटी सोच है राजनीति की, और राजनीतिक समस्याओं का ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और जांच एजेंसियों से हल निकालने की मोदी साहब की अपनी एक आदत है, लेकिन वो आदत जो है उनको बदलनी चाहिए। दूसरा कि जो हम लोग बार बार राजीव जी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी साहब की तरफ से अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं हो रही है कि तीसरी बार जब वो आए हैं तो क्या वाकई वो गंभीर हैं लोगों की समस्याओं को हल करने पर। जब हम बात कर रहे हैं तो एक पुल और बह गया है बिहार में जी। तो पुल बह रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम सारी ऐसी बातें हो रही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई सलूशन की तरफ से आता दिखाई नहीं दे रहा है। और जो बहुत बड़ा सलूशन उन्होंने जिसका बहुत ढिंढोरा पीटा गया और चुनाव प्रचार हुआ, वो वॉर रुकवा देने वाला दावा, जब आप वहाँ पे हैं तो सबसे बड़ा हमला हो गया। और आप देखिए कि पूरे यूरोप में या नेटो सदस्यों ने किस तरीके की आलोचना की है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। देखिए राजीव जी, हमारे देश में नॉन अलाइन मूवमेंट भारत का एक बहुत एसेट रहा है। पूरी दुनिया ये जानती रही है कि हमारी रूस से दोस्ती है, सोवियत संघ से दोस्ती थी, अमेरिका से भी है हमारे संबंध। इंदिरा गांधी ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर रोनाल्ड रीगन को ये बात बता दी थी। तो अब क्यों नहीं हो रहा है? अब दुनिया इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि आप डिप्लोमेटिक संबंधों की जगह आप कुछ और अर्जित करने के चक्कर में वहां लग जाते हैं। क्यों ये सवाल उठता है? कोई भारत की अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी वॉर रुकवाने की, तो क्यों इनके ऊपर आता है? इसलिए क्योंकि आप प्रचार करते हैं उसका।
ये जिम्मेदारी तो संयुक्त राष्ट्र संघ की है, यूनाइटेड नेशंस की है, यूएन की है, जी तमाम और मल्टीलैटरल संस्थाओं की है। किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नहीं, जब तक कि वो आधिकारिक रूप से मीडिएशन ना कर रहा हो। तो ऐसा तो नहीं था कि भारत आधिकारिक रूप से नरेंद्र मोदी मीडिएशन कर रहे थे और दोनों पक्षों ने कहा कि नहीं आप मिलिए, किसी थर्ड कंट्री में आपके साथ बैठ के बात होती है। तो ये तो हुआ नहीं। तो विदेश नीति के फ्रंट पे भी आप देखिए कि लगातार ऐसी बातें होती हैं जो कि बहुत जिसको कहा जाए कि सोची समझी रणनीति के तहत नहीं होती है। तो अगर तीसरे टर्म में भी अगर मोदी साहब विदेश नीति के पेंच अगर नहीं समझ रहे हैं और वो अभी भी उसी रॉ में है जहाँ पे 2014 में थे, तो अब बदलना पड़ेगा क्योंकि दुनिया बदल रही है। इंग्लैंड में लेबर पार्टी आ गई है, फ्रांस में जिस तरह के नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है कि इन सब का असर ग्लोबल परिदृश्य में पड़ेगा। वो वामपंथी वहाँ से सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं, इन सब का असर पड़ेगा। मोदी साहब उससे ट्यून नहीं होना चाहते, उसके ये दिक्कत है इनके साथ, और ना घरेलू समस्याओं पे ना विदेशी फ्रंट पे। तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव में और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि 1 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अलोकप्रिय प्रधानमंत्री साबित होंगे। जिस तरीके से इनका काम मोदी साहब का चल रहा है जी, मुझे नहीं लगता कि अब लोग भाषण सुनने के मूड में नहीं है। अब बिल्कुल लोग काम देखने के मूड में हैं। जी जी बिल्कुल। विदेश की बात आप कर रहे हैं, ज़रा डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब आपसे भी ज़रा समझूं। राहुल गांधी को कहते कहते खुद विदेशी हो गए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश, लेकिन जो डिप्लोमेसी है हमारी, उस डिप्लोमेसी को बरकरार रखते हुए अगर आप दुनिया के साथ संबंध को कायम रखते हैं तो एक अच्छी बात होती है। लेकिन उस डिप्लोमेसी में भी अगर गड़बड़ी नज़र आए, और कल ही अमेरिका में और ख़ासकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने काफ़ी इस बात पर नाराज़गी जाहिर की है, जो कुछ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है उसमें रूस का जो हाल है अभी, जो उस पर यूक्रेन पे जो वार किया, और उस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे, और भारत और रूस के बीच इतने बड़े समझौते को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये डिप्लोमेसी क्या कहलाती है, क्या कहती है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो जिनको कहा जाता था कि ये फुल टाइमर नहीं हैं और बार बार विदेश चले जाते हैं, और राहुल गांधी अभी लगातार हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, तो यहाँ जो इंडिया और एनडीए के बीच जो आमना सामना है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, और उसमें नरेंद्र मोदी क्या पिछड़ते हुए नजर नहीं आते हैं? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब पहले विदेश नीति की बात कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने राजनीति और राजनय, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, इसके बहुत बारीक अंतर को मिटा दिया है। नरेंद्र मोदी ने राजनय को समझा ही नहीं। भारत वो देश है, जो प्रशांत जी अभी बात कर रहे थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, उसके संस्थापकों में से, उसके प्रणेताओं में से भारत रहा। वो भी उस दौर में जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, 2 ध्रुवीय विश्व था, शीत युद्ध का दौर था, तब भारत ने अपने राजनय के कौशल से संतुलन बना के रखा, और जब जरूरत हुई तो अमेरिका के 7वें जहाजी बेड़े को आंखें दिखाने के लिए रूस की मदद इंदिरा गांधी ने ली और 7वें जहाजी बेड़े को लौटकर जाना पड़ा। इसके बाद हमेशा हमारी भारत की जो विदेश नीति है वो इसी तरह से शक्ति संतुलन के बीच अपनी राह बनाने की रही। इसका बहुत तार्किक और दिलचस्प उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी का वो बहुत चर्चित कथन। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उनसे पूछा गया विदेश नीति क्या होगी जनता पार्टी की सरकार की, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि विदेश नीति पार्टी की नीति नहीं होती। भारत की विदेश नीति जो हमेशा से रही आई है,
जनता पार्टी की सरकार में भी वही विदेश नीति रहेगी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, शास्त्री जी की या इंदिरा गांधी की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी अलग ही कोई विदेश नीति इजाद कर दी। हमारी परंपरागत विदेश नीति को बलाए ताक रखकर एक ऐसा काम किया जो दुनिया के इतिहास में उससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में वे एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने सड़कों पर उतर आए, नारा लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार। मैं समझता हूं विदेश नीति की किताबों में आने वाले कल में पढ़ाया जाएगा कि इतनी बड़ी धृष्टता, इतनी बड़ी गलती भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री कर सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश, दुनिया के दरोगा के राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने चला जाए। ये शायद दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। प्रशांत जी, कम से कम मुझे याद नहीं है कि किसी ने इस तरह दखल दिया हो, और दिया भी हो तो भारत के प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए। इस वक्त भी वे शक्ति संतुलन बनाने में नाकाम रह रहे हैं लगातार। अमेरिका से जैसी टिप्पणियां, व्हाइट हाउस से जैसी टिप्पणियां हमारे आंतरिक मसलों में आ रही हैं, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा को लेकर हो, मीडिया की आजादी को लेकर हो, और तमाम विषय हो, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल एनडीए सरकार का नहीं, सवाल भारत सरकार का है, भारत की विदेश नीति का है। और आज कल फिर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है, रूस में जाकर भारतीयों के बीच कह दिया 2014 से पहले भारत निराशा और हताशा के गर्त में गिरा हुआ था, हताशा में जकड़ा हुआ था। ये भी कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं करता। हम लोगों ने विस्तार से बात डीवी लाइव पर की है उसके बारे में। दूसरा एक विषय मैं जोड़ना चाहता हूं, अमलेंदु जी ने जो मध्य प्रदेश का जिक्र किया था, अमलेंदु जी, मध्य प्रदेश का बजट अभी आया 7 दिन पहले 3,65,000 करोड़ का। मजेदार बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार पर लगभग इतना ही कर्जा है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। वो जो बाजार से कर्ज लेने की बात अमलेंदु जी कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा। मोहन यादव की सरकार पहली बार नहीं कर रही। जब शिवराज सिंह की सरकार थी तब भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट संस्थाओं से कर्जा लिया था। वो कर्जा भी अमलेंदु जी 23,000 करोड़ का दिसंबर 2023 में हो चुका था। यहां तक कि जब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी तब निर्वाचन आयोग से पूछकर रिजर्व बैंक से अनुमति लेकर 3 बार कर्जा लिया था मध्य प्रदेश की सरकार ने आचार संहिता के समय में। इस पूरे कर्ज का इतना ब्याज जाता है कि ये कर्ज ही चुकने वाला नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है। यद्यपि तमाम राज्यों की लगभग ऐसी स्थितियां हैं। आर्थिक स्थिति अंदर से कैसी हम सब जानते हैं। हमारे संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो वित्तीय विभाजन है, उसका जो बंटवारा है संसाधनों का, वो भी इसमें एक बड़ा कारण बन रहा है। तो कुल मिलाकर अंतिम बात, राहुल गांधी की बात आपने कही राजीव जी, कि राहुल गांधी अपनी भूमिका में अपने आप को नरेंद्र मोदी से लगातार एक पायदान ऊपर उठाते चले जा रहे हैं। उनकी विदेश यात्राओं का सुनील जी ने जिक्र किया था। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की आलोचना होती रही जब वे कैम्ब्रिज या हार्वर्ड में भारत में जो लोकतंत्र को लेकर खतरे हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी, राहुल गांधी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जैसा नरेंद्र मोदी जी बोलते रहे। जैसे उन्होंने दक्षिण कोरिया और चीन में कहा था कि लोग सोचते थे 2014 से पहले कि पता नहीं कौन से पाप किए थे कि भारत में जन्म लेना पड़ा। हम में से कोई ऐसा महसूस नहीं करता था, न सोचता था। पता नहीं मोदी जी को किसने सूचना दी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सिर्फ 31 दिनों में इतनी लंबी लकीर खींच चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अभी उस लकीर को काटना तो बेहतर नहीं होगा, उससे आगे, उससे बड़ी लकीर खींचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वे देश को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। मोदी जी देश को संबोधित ही नहीं कर पा रहे। इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे हैं रूस जाके, मास्को में, लेकिन भारत के लोग सुनना चाहते हैं नीट पर उनके विचार, मणिपुर पर उनके विचार, तमाम और इतनी आपदाएं देश में सामने हैं, उन पर उनके विचार सुनना चाहते हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी सीधे देश से बात नहीं करेंगे और राहुल गांधी हर दिन देश और देश के लोगों से बात करने सड़कों पर उतरते रहेंगे, तब तक राहुल गांधी की लकीर और लंबी होती चली जाएगी।
जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लंबी लकीर राहुल गांधी कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की लकीर यहाँ छोटी और पतली होती जा रही है। और उसका साफ साफ कारण यही है कि नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचाने के लिए या फिर विदेश घूमने के लिए अब ये जाने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है नीतीश कुमार के ऊपर, जो नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि पैर पकड़ रहे थे। लिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो पुल बनाने वाले ठेकेदार के निजी इंजीनियर के पैर पकड़ने के लिए आतुर हैं। ये लिख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव। और अभी अभी इनका वीडियो आपने देखा था, और चूंकि ये प्रतिक्रिया है, इम्पोर्टेंट प्रतिक्रिया, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आना चाहता हूं सीधे क्लोजिंग कमेंट के लिए धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, कैसे देखा जाए, बिहार की बात तो खूब होती है, लेकिन बिहार की राजनीति का असर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है यहाँ दिल्ली में, और नीतीश बाबू जो कुछ कर रहे हैं वो उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति आज की तारीख में, वो कितना, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की हम चर्चा तो कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख नेता के रूप में राहुल गांधी हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, और उधर अखिलेश यादव की राजनीति, उधर ममता बनर्जी की राजनीति, इन सब पर भी निगाहें रखनी पड़ेंगी और उसकी चर्चा करनी होगी। इस लिहाज से भी जरा समझना चाहता हूं, क्या यहां पर बहुत दबाव में नजर आते हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जो है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार अब तक जो जाने जाते रहे, मतलब अभी जो घटनाएं कुछ दिन से हुई है उसके पहले, वो सख्त फैसलों के लिए जाने जाते रहे कि हमेशा वो कठोर फैसले लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार लगातार इस तरह से देखे जा रहे हैं कि वो जैसे लगता है कि रिरिया रहे हैं, गिड़ा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि अरे यार किसी तरह कर दो, हमारी प्रतिष्ठा बचे। एक मुख्यमंत्री का ऐसा आचरण जो है परेशान करता है, हर किसी को परेशान। क्योंकि अब राज्य का जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि है, जो आम आदमी का नेता है, वही अगर इस हालत में आ जाए कि अफसर के सामने हाथ पैर जोड़ने लगे, तो कल्पना कीजिए कि उस प्रदेश के आम आदमी की क्या हालत हो। इससे ये समझिए कि जो अफसरशाही है कितनी हावी हो गई है। लालू जी जो कमेंट कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है, और नीतीश जी जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि सत्ता को किस हाल में लाके खड़ा कर दिया है। सत्ता का मतलब क्या है? सत्ता का मतलब है कि आम आदमी, लोकतंत्र है तो आम आदमी की सत्ता है। लेकिन जो अफसर अगर सेक्रेटरी के पैर पकड़ना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है? और कोई डिपार्टमेंट नहीं है बिहार में जिस डिपार्टमेंट में घुसखोरी नहीं है, लाल फीताशाही नहीं है। आपका कोई काम नहीं होगा बिना पैसे के, नहीं हो सकता। कोई काम करा के देख लीजिए आप जी। तो ये हालत है बिहार की, और ये नीतीश कुमार जो ये कर रहे हैं बेहद घातक है। हालांकि लोग कह सकते हैं कि अरे क्या करें, वो बड़े नरम हो गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई कर दो यार, क्या कर रहे हो। अब बताइए, ये मतलब हंसने में भी जो शर्म आती है, मतलब हमको हंसने में शर्म आ रही है कि कैसे डिफेंड करें, कैसे हंसे, कैसे प्रतिक्रिया दें। लेकिन ये बहुत दुखदायक है और लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इस तरह के उदाहरण, अफसरों को इतना सर चढ़ा लेना। देखिए, लालू प्रसाद जी के बारे में कहा गया कि लालू प्रसाद जी ने अपने नेताओं को इतना चढ़ा दिया कि अफसरों को काम करने का माहौल जो होना चाहिए वो नहीं मिला, और कलेक्टर जैसे लोग वो पीकदान लेके खड़े रहते थे। लालू जी के बारे में कहा गया और कहा कि पूरा तरह से राजनीतिकरण कर दिया पूरी सत्ता का, पूरे अफसरशाही का, पूरे तंत्र का। नीतीश कुमार ने उल्टा कर दिया। नीतीश कुमार ने जनप्रतिनिधियों का, जनता का पूरा इकबाल खत्म कर दिया और कहा कि सबसे बड़ा जो होता है वो अफसर है। अब इससे समझिए कि हमारे देश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, या सारे अक्सर माँ बाप की इच्छा होती है सामान्य आदमियों की कि हमारा बेटा यूपीएससी कर जाए, हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए। तो कलेक्टर बन जाए तो मतलब कलेक्टर बन जाए तो सबसे ऊपरी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कलेक्टर इस देश का सबसे बड़ा आदमी है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है और लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा दिन है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? ध्यान में लाना चाहता हूँ जी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसके कवर पेज पर जो है इस समय राहुल गांधी छाए हुए हैं। इंडिया टुडे है, वीक है, आउटलुक है।
एक लंबे समय के बाद लगभग 10-11 वर्षों के बाद जो है तो बहुत कुछ इंडिकेट करता है। ठीक है, सरकार तो नहीं बना पाई इंडिया। राहुल गांधी के बारे में बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार था कि या उनकी लाइकिंग ये थी कि वो प्रधानमंत्री बने, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन एलओपी बने, अपोजिशन के लीडर बने, लेकिन इसके केवल इसी कारण से वो कवर पेज पर नहीं आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कवर पेज पर लाने का कारण ये है कि उनको एक ताकत, लोकतांत्रिक ताकत पत्रिकाओं ने मान लिया है, और पत्रिकाओं को ऐसा भी लगता है कि जनता के साथ और लोकतंत्र के साथ अगर हमारा पत्रकारिता का भी कोई सेवियर है तो वो शायद राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मोदी राज में कवर पेज पर लाना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा जो है। इसके पहले गिने चुने कुछ ही अखबार थे या कुछ ही पत्रिकाएं थी जो विपक्ष की बातें या राहुल गांधी को उस प्रकार से वो सही किया करते थे, मतलब प्रसारित किया करते थे। जैसे आपको याद होगा, देशबंधु ने कितने ही लेख जो हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो सामाजिक यात्रा पर बहुत सारे लेख हम लोगों ने लिखे थे, उतने शायद ही कहीं लिखे। हिंदू ने अच्छे से कवर किया, कुछ अखबारों ने ही उसको कवर किया था या टेलीग्राफ ने किया, लेकिन पत्रिकाओं में एक साथ आना राहुल गांधी का ये बताता है। आप जो कह रहे हैं कि आमने सामने, तो मुझे लगता है कि आमने नहीं है, बस सामने ही सामने राहुल गांधी है। उनके सामने अब कौन है ये कोई नजर नहीं आ रहा है। और मैं फिर से कहूंगा कि अब अपनी छवि को बनाने के लिए मोदी को है वो विदेश यात्राओं की शरण लेनी पड़ रही है। जो चीज वो यहाँ नहीं कर पा रहे हैं वो रूस में जाके कर रहे हैं। जैसे मैंने कल भी आपको ध्यान दिलाया कि वो वहां पे भी जय जगन्नाथ कर रहे हैं, उड़ीसा का जो गमछा है वो भी रख रहे हैं। और ये जो बयान है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 2014 के पहले ऐसा ऐसा होता था और अब जो है ऐसी ऐसी स्थिति है, तो वहां पर जाके इसलिए कर रहे हैं कि भारत के अंदर उनकी अपनी जमीन जो तेजी से खिसक रही है उसको रिगेन करने की, फिर से पाने की कोशिश वो विदेश में जाके कर रहे हैं, जो मोदी का अपना पुराना स्टाइल है। यही मैं बस ध्यान में लाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में ला रहे हैं। और ये सही है कि कई मैगजीन्स के कवर पेज पे अब राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, और ये परिवर्तन है पिछले 10 साल में। और शायद इन परिवर्तनों के कारण नरेंद्र मोदी परेशान ज़रूर नजर आएंगे। आने वाला वक्त जो होगा और परेशान करेगा नरेंद्र मोदी को। और एक बार फिर इंडिया और एनडीए आमने सामने हम कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका मतलब मकसद वो साफ आप समझ गए होंगे अभी तक इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि 13 राज्यों के 13 उपचुनाव, 13 सीटों पे उपचुनाव, 7 राज्यों के, इसके जो परिणाम आएंगे 12 तारीख को वो हम आप तक तो पहुंचाएंगे ही। लेकिन उसके अलावा एमएलसी का चुनाव महाराष्ट्र में वो भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। और उसी महाराष्ट्र में उसके ठीक अगले दिन राहुल गांधी 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वो जो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहां से महाराष्ट्र का चुनाव जो होगा वो ओपन होगा, या कहें कि चुनावी गतिविधियां महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की ज्यादा ओपनली दिखाई देंगी। तो बहुत कुछ होना बाकी है। बनिए हमारे साथ, देखिए, जुड़िए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ साथ बहुत सारे विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, धनंजय कुमार जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे। सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सब